अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना आशिगरी। मुल्क में जारी धरनों और रैलियों ने सियासी सूरत हाल को यकसर बदल दिया है। टीएलपी और जमात इस्लामी की जानिब से पैदा की जाने वाली सियासी गहमा गहमी ने हुकूमत को एक कदम जरूर पीछे धकेल दिया है। जब बिजली के बिलों की वजह से भाई भाई को कत्ल कर रहा हो, हालात ये हो कि एक घर में बिजली के बिल और इलाज में इंतखाब करना पड़े और मरीज खातून दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान दे बैठे, तो ये कहना गलत ना होगा कि मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। आईपीपीज के मामले की बात ले लीजिए, इस पर हुकूमत कितनी संजीदा है, जरा आपको वो ही दिखाते। मौजूदा सूरत हाल को देखकर लगता है कि हम एक गोल दायरे के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि माशी इस्तेकाम तो बराह रास्त सियासी इस्तेकाम से मुंसलिक है। और परेशान कुन बात यह है कि हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही इस नुक्ते पर संजीदा नहीं नजर आती। ऑपोजिशन सियासी क़यादत से बात करने को तरजीह देने के बजाय आर्मी चीफ को दरख्वास्त भेज रही है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। हालांकि एक मौके पर इमरान खान साहब खुद कहा करते थे और कह चुके हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। आज भी जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने मफाहमत के बरक्स वफाक को पावर जो है वो पावर मसल दिखाने का इरादा जाहिर किया है। और खान साहब का कहना है कि इस्लामाबाद में हमें जलसे की इजाजत नहीं मिल रही, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है। फैसला किया है कि 5 अगस्त को स्वाबी में बड़ा पावर शो करेंगे। केपी और पंजाब के बॉर्डर पर जलसा करेंगे, जिसमें मुल्क भर से कारकुनान शिरकत करेंगे। जलसे का फैसला इसलिए किया कि दिखाएंगे कि मुल्क में किस पार्टी की पावर है। मगर बहरहाल ये जिम्मेदारी हुकूमत पर ज्यादा आयद होती है कि वो सियासी दर्जा हरारत को कैसे कम करे और माहौल को कैसे साजगार बनाए, ताकि सियासी इस्तेहकाम के जरिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो माशी इस्तेहकाम है, वो हम जरूर हासिल कर सके। लेकिन यहाँ भी बहरहाल हुकूमत का एक फेलियर नजर आता है। ऐसा लगता है कि हुकूमती रहनुमाओं की आपस में ही कोई हम आहंगी नहीं है। एक रोज अगर वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक साहब ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हैं और फिर वापस से विड्रॉ कर लेते हैं अपनी पोजीशन से, लेकिन अगले ही रोज इरफान सिद्दीकी साहब भी कहते हैं और आज के दिन उन्होंने ये बात कि अब मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं होगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो जिस तरह अर्जियां लेकर दूसरे दरवाजे पर गए हैं उसी तरह इस दरवाजे पर आए। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद। हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। देखिए, हम पेशकशें कर करके थक चुके हैं। ये पेशकशें का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, अब अर्जियों का ज़माना शुरू हो गया है। अब हमारी तरफ से ये रोज़ रोज़ की पेशकशें, रोज़ रोज़ के नाज नखरों का ज़माना गुजर चुका है। और आज सुप्रीम कोर्ट में 1 साल बाद सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के केस की समाअत हुई, जो कि महज 4 मिनट में ही खत्म हो गई, क्योंकि इस केस की समाअत पहले 5 रुकनी बेंच कर रहा था और आज केस 3 रुकनी बेंच के सामने लगा हुआ था। क्या ये इंतजामी गलती का नतीजा था? क्योंकि 3 रुकनी बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैरान रह गए कि शायद ये केस गलती से हमारे सामने लग गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सहाफती शोबे का एक बड़ा नाम अरशद शरीफ साहब के कत्ल को 2 साल होने को है और उनके अहले खाना ताहाल इंसाफ के मुतलाशी हैं। कीनिया जैसे मुल्क में इंसाफ हो गया, मगर अपने मुल्क में 1 साल बाद समाअत का होना और इंतजामी गलती के बायस समाअत का गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो जाना इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया करने के लिए। मालिक साहब, आई बिगिन विद यू। आज अरशद शरीफ साहब का केस तकरीबन कोई 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगा, और ये कैसे हो गया मालिक साहब के इतने कैजुअली सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच के आगे ये केस लगा दिया? इतना बड़ा ब्लंडर आपके ख्याल में किसकी गलती थी? I'll choose my words very carefully. आप भी वहीं थी, हम सारे वहाँ थे सुबह। देखें, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने पॉइंट आउट की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि ये केस कमेटी में नहीं आया और ये केस लगा दिया चीफ जस्टिस साहब ने। अभी चीफ जस्टिस साहब को पता है कि पहले ये केस 5 मेंबर बेंच के पास था, उसमें से 3 लोग रिटायर हो गए हैं, तो ऑब्वियसली ये 5 मेंबर बेंच के पास ही लगना था। अब वहाँ पे जो बातचीत चल रही थी और जो डिफरेंट ओपिनियंस आ रही थी, वो अगेन वी हैव टू से इट वेरी केयरफुली, उससे ये तासुर मिल रहा था कि जी शायद ये जान के लगा दिया गया है कि अगर ये बेंच 3 मेंबर बेंच को इस पे हार्श सांस ले या कुछ ले, तो हो सकता है इस बेंच के कुछ 1-2 लोग हैं जो उनको प्रॉब्लम हो विज़ावी एस्टैब्लिशमेंट, और इसलिए केस लगाया गया। अब अगेन ये एक एनालिसिस चल रहा था लॉयर्स का, वर्किंग जर्नलिस्ट का, एंड आई टेंड टू सॉर्ट ऑफ
बिल्कुल मैं इसको रूल आउट नहीं करता, क्योंकि ये केस अचानक इसलिए नहीं आया कि कल से मीडिया में रिपोर्ट हुआ था। बिल्कुल। और मुझे समझ नहीं आई कि कल जब मीडिया में भी आया है तो इस बेंच ने भी रजिस्ट्रार को क्यों नहीं कहा टेकअप करने से पहले कि भाई दिस शुड बी देयर। सो मुझे तो ये कैजुअलनेस नहीं, मुझे तो थोड़ी सी वही जो ऑनगोइंग जजेस पॉलिटिक्स चल रही है ग्रुप्स की, मुझे तो ये उसका हिस्सा लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हिच इज वेरी सैड, बिकॉज ये कोई मामला कोई जायदाद का मामला नहीं है, एक बहुत बड़ा आदमी हमारा शहीद हुआ और अगर उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स होनी है या उसके ऊपर भी कैजुअलनेस होनी है, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि कैजुअलनेस था तो दिस कैजुअलनेस इज अ क्राइम। और अगर ये कैजुअलनेस नहीं थी और ये कोई पावर जॉकिंग चल रही थी ग्रुप्स में, तो दैट इज इवन अ वर्स क्राइम इन आइदर वे। मुझे तो बड़ा अफसोस है कि आपने सुबह 9 बजे शहीद की फैमिली को बुलाया हुआ है। चले हमारी बात छोड़ दें, हम तो यार दोस्त थे, बड़े भाइयों की तरह थे, और बात है उनकी बेवाएं आई हुई हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं, आप किस एगनी से गुजार रही है कोर्ट? सिर्फ आपने 8 बजे लोगों को उठा के सुबह अदालत में बुला के ये सुनने के लिए बिठाया 1.5 घंटा तो हो ये केस तो यहाँ लग नहीं सकता। तो somebody should answer for this। ये कैजुअलनेस नहीं होती, ये लैक ऑफ एपैथी है, ये क्रिमिनल निग्लेक्ट है और इसको बिल्कुल सामने होना चाहिए कि क्यों। ये तो ऑब्वियस बंदे को पता था 5 मेंबर बेंच को 3 मेंबर बेंच कैसे सुनेगा, और वो बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहे थे। और जस्टिस साहब ने, मंसूर शाह साहब ने ये कैटेगोरिकली बताया भी कि ये हमें नहीं समझ आ रही, हमारे पास क्यों लग गया, तो 3 मेंबर बेंच है। ही वाज राइट। सो हु डिड इट? और ये खानदानों के साथ ख्वार नहीं करेगा, इंसाफ नहीं देना तो ख्वार तो ना करें वो सुबह बुला के, सुबह सुप्रीम कोर्ट में साइल बना के बिठा के। और मालिक साहब हाल ये है कि ओवर द वीकेंड ऑल्सो आई मेट द फैमिली। अरशद साहब की वालदा की हालत कंडीशन इस वक्त ये है कि वो इमोशनली इतनी वीक हो चुकी हैं कि शी कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड। हाल ये है उनका, परवाही नहीं है किसी को कोई एहसास, जैसे पता नहीं क्या ये कोई किसी के भैंस चोरी का मुकदमा है, इतना बड़ा ये मुकदमा है। और कैजुअलनेस देखें और लैक ऑफ एपैथी देखें। एंड लाइक यू सेड कि ये अगर कैजुअलनेस के ज़मरे में भी अगर इसको देखा जाए तो देन इट्स अ ह्यूज क्राइम। काशिफ बासी साहब, कीनियन कोर्ट का जो फैसला है वो हर जगह कोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ पे या वो इंतज़ामी इस तरह के मामलात में उलझा दिया जा रहा है कि जी 3 मेंबर बेंच के आगे कैसे लग गया, इसमें तो जजेस जो वो 5 मेंबर बेंच का हिस्सा थे वो भी नहीं है। आपको पता है 11 सितंबर तक जो है वो छुट्टियाँ भी हैं। सो लिहाजा ये एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए हमें नजर आ रहा है कि एक डिले हो चुका है ये केस, और ये 1 साल के बाद लगातार वी वर वेरी होपफुल। आपको इंसाफ मिलता है इस केस में नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि ये जानबूझ के मामला दबाने की कोशिश की जा रही है? जब आप कहते हैं कि वी आर वेरी होपफुल, तो मैं तो आपसे आपकी जो ऑप्टिमिज्म है उसकी वजह जानना चाहूँगा कि आप इतनी ऑप्टिमिस्टिक किस बात से? पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, अगर इस तरह की चीज़ें कब किसी के सामने आई कि हुआ क्या, असल में कौन था, किसने ये फैसला किया। देखिए अब जो रिपोर्ट आई JIT तो अब बनी है, वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, अगर आप वो पढ़ लें बहुत सारे हकायक तो उसने सामने रख दिया आपके। और हकायक क्या थे? बहुत से लोग जो अरशद के साथ के थे उनको पता था कि अरशद को प्रॉब्लम किन से था, वो पाकिस्तान छोड़कर क्यों गया, किस किस्म के लोग उसको क्या कह रहे थे। तो एक बात होता है कि पाकिस्तान से जाना उन FIRs और धमकियों की वजह से था जो उसको दी गई थी। कि उस आप जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है देख लें, वो कहते हैं जी वो जिस तरह पुलिस ने उसको मारा है, जिस तरह वो बंदूकें लेकर खड़े थे, वहाँ से तो ट्रैफिक ही नहीं आती। तो इसका मतलब है कि इट वॉज अ केस ऑफ प्लान्ड मर्डर। वो तो इंतजार ही अरशद की गाड़ी का कर रहे थे कि वो वहाँ से गाड़ी आए, उसको रोकें, या उसके अंदर जिस तरह भी उन्होंने उस वक्त कार्रवाई डाली है। तो सबको पता है कि दो चीज़ें, एक पाकिस्तान की एक केनिया की, दोनों चीज़ें साबित हो गई कि पाकिस्तान में क्या हो रहा था और केनिया में क्या हुआ, और केनियन कोर्ट भी अब ये बता रही है। सो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सामने आएगा। कोशिश तो खैर करते रहेंगे कि कुछ हो जाए, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कभी MLA नहीं होगी, कभी केनिया ताउन नहीं करेगा, कोई ना कोई रोला रहेगा इस केस में। उम्मीद है अब किसी आने वाले वक्तों में कहीं इसका कुछ मस्बत जवाब हमें मिल भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस केस से कुछ निकलेगा। ये इसी तरह तारीख का कि कूड़ादान का हिस्सा बना रहेगा। कहीं हम 20 साल बाद भी शायद हम पूछ रहे होंगे यार वो अरशद के केस का क्या बना, वहाँ जी वो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया हुआ। राइट। और आज जबकि अटॉर्नी जनरल साहब आज अदालत में बता भी रहे थे कि वो MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से भी उसमें वो होपफुल हैं कि पेशरफ्त उस पर हो रही है, और 2 साल बाद। मालिक साहब, पॉलिटिक्स चूँकि यू बिन ऑब्जर्विंग इट वेरी क्लोजली,
इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से वो अपनी बहन के थ्रू पैगाम भिजवा चुके हैं। वो अपने लीडर्स उनके वली अमीन गंडापुर साहब बड़े मजमे में वो ये बात कह रहे हैं। फिर हमने 3-4 रोज कबल हमने देखा मुसद्दिक मलिक साहब मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। फिर आज इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सो ज़रा समझाइएगा कि पॉलिटिक्स में व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन सर। और ये जो इमरान खान साहब का फ्रॉम न्यूट्रल एक जानवर होता है टू अब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, ये व्हाट हैज चेंज्ड? मेरा ख्याल है बड़ी कंफ्यूजिंग मिक्स मैसेजिंग हो रही है पिछले एक हफ्ते से पीटीआई की तरफ से। और जो दूसरी साइड पे हॉक्स हैं वो इसको कमजोरी समझ रहे हैं, उसको वो कोई पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहे कि चलें ये मैच्योरिटी आ रही है, वो कमजोरी समझ रहे हैं। मसलन आज का लेटेस्ट सा बयान दे दीजिए जो खान साहब ने बात करते हुए इमरान खान ने बात की रिपोर्टर से। उन्होंने कहा कि अब हम जो निकालेंगे बहुत बड़ा एक जलसा होगा, वो सवाली पे होगा। फिर जलसा जी बॉर्डर पे होगा पंजाब और केपी के। अब वो भी उसका मैसेज क्या जाता है इन बिटवीन मैसेज, अगर दूसरी साइड पे जो बैठा हो वो इसका मैसेज क्या लेगा? वो कहेगा देखिए ये भी केपी की पार्टी है, ये केपी में तो स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है, ये पंजाब में सिंध में या कहीं और नहीं कर सकती। पिज़ा पीपल्स पार्टी वाले बड़ा जलसा कर सकते हैं सिंध में, पीएमएलएन कर सकती है पंजाब में। कल तक हम नेशन वाइड जलसा कर रहे थे, कल तक हमने रीजन ये सुना था कि हम अदालत की मर्जी के बगैर नहीं करेंगे, हम कानून के मुताबिक कमीशन मिलेगी तो जलसा करेंगे। अब आप जलसा आपने अनाउंस कर दिया अपने पावर बेस में, वो है आपकी केपी। सो अब जो लग रहा है ये भले जो मर्जी रीजन हो वो आप उसमें देखिए, वो मुझे तो वो एक मिक्स मैसेजिंग जा रही है जो शायद इनको हर्ट करेगी। लेकिन आज खान साहब ने जब दोबारा बात की उसमें फिर थोड़ी सी सख्ती आ गई। ये मेरे सामने उनके टिकट्स वगैरह पड़े थे सब कुछ, तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप समझते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें आर्मी चीफ का किरदार है? उन्होंने कहा हमारी पार्टी को किसने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये हो ही नहीं सकता। और फिर वो साथ ये भी बात कर रहे हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है। जो कंटेंशियस पॉइंट है रीना वो है May 9 का। May 9 पे स्टांस अनचेंज्ड है कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो अगर एक तरफ आप ये कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, दूसरी तरफ आप भले जो मर्जी कर लें, वो फिर आपका डजंट कट बोथ वेज ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। सो आई थिंक इनको अब थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा, बिकॉज मेरे नज़दीक, बिकॉज जब मैं बातें सुनता हूँ यहाँ पे दूसरी हर जगह हॉक्स एंड डव्स होते हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट भी हॉक्स हैं, इसे हॉक्स लीड कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी हॉक्स ही लीड कर रहे हैं, बिकॉज वो तो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। वो तो अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है आर्मी को और इमरान खान का, तो ये तो वैसे ही फारिग हो जाता है। बिल्कुल। तो अब इस वक्त हॉक्स आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद कमजोर हो रही है और पीटीआई के पास ट्विटर पावर तो है, स्ट्रीट पावर नहीं है, और ये सुकड़ रही है केपी के अंदर, खासतौर पे आज के बयान के बाद। सो मेरा ख्याल है कि इनको क्लैरिटी आनी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई क्लियरली बता दें कि आप कहाँ खड़े हैं विज़ावी आर्मी चीफ, विज़ावी आपकी स्ट्रीट पावर, व्हाटएवर। अगर जमात इस्लामी तो इजाजत दे के धरना नहीं दिया तो आपने उनके साथ ही करना। बिल्कुल, मैं तो मालिक साहब इस पे भी आऊंगी। ये जो धरने वाला मसल से बैकिंग आउट हो रही है, राइट। काशिफ बासी साहब, भाई साहब, और मैं सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम का ज़रूर हवाला दूंगी, जो कि हमने एक पॉइंट पे ये भी देखा कि वड़ाई साहब कहते थे कि मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है, लेकिन आज वो वही सोहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं कि जो मकबूलियत वाला है उसको कबूलियत वालों को रास्ता देना होगा। सो वो जेल से बैठ के मकबूलियत वाला कह रहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं और रास्ता उनको देना पड़ेगा। वो इस वक्त एक विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हैं। आपको लगता है ये जो मालिक साहब भी कह रहे हैं कि मिक्स मैसेजिंग जो उनकी तरफ से आ रही है, will establishment be accepting the signaling? नहीं, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है जी इस वक्त भी कि एस्टैब्लिशमेंट कोई एक्सेप्ट करे कुछ। लेकिन मैं तरीके इंसाफ को अगर मैं पिछले 15-20 साल में जितना जानता हूँ ना, कोई अमूमन उनके बयानात कोई स्ट्रैटेजी के तहत नहीं होते हैं। अभी आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, और आपने खुद ही कहा इमरान खान साहब कहते हैं जानवर होता है न्यूट्रल, इंसान कब न्यूट्रल होते हैं। उन्होंने कहा चौकीदार कभी मुल्क का न्यूट्रल हो सकता है, और अब कहना, और ये स्पेशल बयान दिलवाया गया अलीमा खान बाहर आई, उन्होंने कहा खान साहब का एक पैगाम है आर्मी चीफ के लिए, और उसमें फिर ये कहा गया कि जनाब आप न्यूट्रल हो जाए। मतलब क्या है कि न्यूट्रल हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या आपके कहने से हो जाएंगे? क्या खान साहब वाकई इतने नाइव हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अलीमा खान को कहूँगा, वो बाहर जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम देंगी, और सडनली आर्मी चीफ सोचेंगे हाँ यार अब पैगाम आ गया तो मुझे न्यूट्रल हो जाना चाहिए।
विल इट हैव एन इम्पैक्ट? आई डोंट थिंक सो। क्या जो फैसला फौज ने ऑलरेडी किया हुआ है, जो सारों को बताया भी जा रहा है बार बार कि खान साहब ने तो बाहर नहीं आना, फिलहाल ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, सो मुझे तो उस पॉलिसी में इधर कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही और इस तरह के बयान का फ़ायदा कोई नज़र नहीं आ रहा कि इससे आखिर अचीव क्या करना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब। एक तरफ आपने एक ऐसी जगह पे ले आए हालात को जहाँ लग रहा था कि यू आर इन टोटल कंट्रोल, अंदर बैठ के भी कंट्रोल किसके हाथ में? कंट्रोल इस वक्त भी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हाथ में, हर चीज़ उनके गिर्द घूम रही है, सियासत उनके गिर्द घूम रही है। आज भी आप बात कर रहे हैं तो उस पैगाम की आप बयान की बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब जेल से दे रहे हैं। ऐसे में इस तरह की स्टेटमेंट्स मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों दे रहे हैं, इसका फ़ायदा कोई है नहीं, है तो नुकसान भी कोई नहीं, लेकिन वैसे ही एक बहस शुरू हो जाती है, खान साहब यूटर्न फिर ले लिया, आप तो ये कहते थे, आप तो ये कहते थे। मुझे इन चीज़ों में कोई मेरा ख्याल है वैसे ही कहीं जहन में आया तो कह दिया चल यार पैगाम बयान दे दो, हो सकता है बैकडोर कोई बातचीत हो रही हो उसकी बुनियाद पर ये पैगाम दिलवाया गया हो। मैं बड़ा डाउट कर, मेरे लिए बड़ा आई सीरियसली डाउटेड, आई स्टिल बिलीव कि फ़िलहाल दोनों तरफ से कहीं लचक कम से कम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, फ़िलहाल कम से कम नियर फ्यूचर में तो नहीं है। हालात आगे क्या बनते हैं, बिजली के बिल, ये हालात आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो मईशत है वही गले का फंदा बन और रही है। ऑलरेडी है कि एक हुकूमत जो कि धरनों से निमटती हुई दिखाई देना शुरू हो चुकी है। मालिक साहब, ये अगेन धरने आपको लगता है कि ऑर्गेनिक धरने हैं? पहले टीएलपी के साथ इन्होंने मुज़ाकरात करके उनको घर भेजा, अभी जमात इस्लामी है जो ऑलरेडी थ्रेट दे चुकी है कि रावलपिंडी से हम इस्लामाबाद की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। सो ये एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि एग्जर्ट किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत में, निमटा सकेंगे? और वही सवाल जो इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो जाती है मालिक साहब, तो फिर ये हुकूमत आपको कितने दिन चलती हुई नजर आ रही है? आज फवाद चौधरी साहब से बड़े किसी ने सवाल किया तो उन्होंने आगे से कहा कि मुश्किल से 2-2.5 घंटा। नहीं, मुझे पहले बताया ना कि न्यूट्रल होगा क्यों। असल चीज़ तो ये है, आप इतने ज़्यादा पत्ते जब लगा देते हैं तो वो आप मजाक में नहीं करता, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये कोई कैजुअल गेम्स नहीं चल रही, ये पार गेम्स हैं जहाँ पे सर लगे हुए हैं, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का भी सर लगा हुआ है, इमरान खान का भी सर लगा हुआ है, जो इस रूलिंग अलायंस है इन लोगों के भी सर लगे हुए। इट इज़ नॉट अ कैजुअल थिंग कि आपके अच्छा 2 बयान आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। देखिए, ताकत से ताकत बात करती है। जब इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा हार्श टांस लिया तो एक चीज़ तो स्टैब्लिश हो गई अब पॉपुलैरिटी का 8 फरवरी के बाद कि पीपल्स पावर उनके साथ है। क्लियरली एक इसमें कोई ज़्यादा बहस हो नहीं सकती। तो पीपल पावर आप 2 जगह दिखाते हैं, या आप बैलेट बॉक्स पे दिखाते हैं, वो भी दूर दूर कहीं उस पर निशान नहीं है, या सड़क पे दिखाते हैं, और सड़क पे दिखा के आप बैलेट बॉक्स की मजबूरी करते हैं। सड़क पे मुझे बार बार एक रिट्रीट नज़र आ रही है। पहले लास्ट जुमे को रिपीट हुई, फिर उससे पहले जो रिपीट हुई इस्लामाबाद में, जी डीसी ने परमिट कैंसिल कर दिया तो रिपीट हो गई। आज बयान आ गया कि जी 5 अगस्त को, परसों आया बयान कि 5 अगस्त को बहुत बड़ा होगा नेशन वाइड, वो अब सुपर के चला गया है केपी के अंदर। तो अगर आप स्ट्रीट पार नहीं दिखाते जिससे आप डराते हैं सबको, तो फिर जो ताकतवर हल्के हैं जो समझते ही ताकत की जबान है वो आपको सीरियसली क्यों लेंगे? उसके ऊपर जब आप मैसेजेस करते हैं और सडनली कल तक जिनको आप इल्ज़ाम लगाते थे कि ये मेरी अहलियत को कत्ल कर देंगे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको उमर यूब साहब भी सिफा सलार कह रहे हैं, उसको वो भी सिफा सलार कह रहे हैं, उनको आपकी हमशीरा भी कह रही हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मैसेज है। अगर आप मेरे से आज पूछें कि हु इज़ द बिगर टारगेट ऑफ इमरान खान, अगर मैं बयानों पे जाऊँ, क्या वो आर्मी चीफ हैं? मुझे तो सडनली लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ ज़्यादा है, बोलो बयानिया ये बन रहा है पीटीआई का कि जी ये हमारे से लड़ा रहे हैं। कल तक ये रेलेवेंट थे कि इनकी औकात कोई नहीं है, हम इनसे बात क्यों करें। आज वो इतने शाने हो गए हैं कि वो लड़ाई करवा रहे हैं, वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो यू नो दीज आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस, फ्लिप फ्लॉप्स। और जब ये पहले दिन बयान आया था कि जब पहले दिन पैगाम दिया कि हम आसिम मुनीर साहब के लिए पैगाम दे रहे हैं, तो हमने उस दिन भी ये बात की थी। अब देखना ये होगा कि बयानिया कितने दिन रहता है और क्या इस पर फ्लिप फ्लॉप होता है कि नहीं। मुझे आज के बयान के बाद मुझे लग रहा है कि हम अब दोबारा पुराने बयानी की तरफ जाते हमें नजर आएगी, बिकॉज आई डोंट थिंक 1-2 बयानों से इनको वो रिएक्शन मिला है या वो रिस्पांस मिला है जिसका ख्याल होगा कि अगर हम थोड़ी सी नरमी करें तो देखते हैं क्या रिस्पांस आती है। वो रिस्पांस तो नहीं आई, बल्कि और सख्तियां बढ़ रही हैं। सो आई थिंक अभी मोर ऑफ द सेम ही चलेगा।
राइट काश साहब, आखिरी सवाल, ये जो मालिक साहब भी कह रहे हैं कि 5 अगस्त को बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा और एक वो जो स्ट्रीट पावर है, पार्टी की पावर है, उसको बज़ाहिर उसका इजहार करने के लिए हमें नज़र आ रही है एडमेंट, और दूसरी तरफ जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के भी रोल की बात आती है, ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काश साहब कहाँ से मिल रहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा उमर अयूब के थ्रू उन्होंने एक पैगाम इमरान खान साहब ने भेज दिया कि कौम री इलेक्शन की तैयारी करे, फिर गुज़िश्ता हफ्ते ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जिक्र किया कि नवंबर में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आएगी। वो इनको ट्राइब्यूनल्स की उम्मीद है कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं लाहौर हाई कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो ऐसे फैसले करेंगे कि फिर फिजा बन जाएगी और अक्टूबर में चीफ जस्टिस चेंज हो जाएंगे। ये उस पे उम्मीद है, इसकी उम्मीद किसी और से मुझे नजर नहीं आती। और ख्वाजा आसिफ साहब को डर है कि काजी साहब के बाद शायद इलेक्शंस की मामला जो है वो खुल जाएगा। काजी साहब, आपको मामला जाते हुए किधर दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि री इलेक्शन तक जो इमरान खान साहब सोच रहे हैं, री इलेक्शन तक मामला आ सकता है? नहीं, री इलेक्शन पे आ तो सकता है, अगर हालात मैनेज ना हुए, यानी अदालतें मैनेज ना हुई, तो मामला री इलेक्शन पे ही जाएगा। ये तो अब दिनों की बात रह गई है। ये जो ट्रिब्यूनल्स का जिक्र कर रहे हैं कि असल अब आगे का जो मामला है वो ट्रिब्यूनल्स के ऊपर नजर रखें। अगर अदालतें ट्रिब्यूनल्स को कायम रखती हैं और हाई कोर्ट के जजेस उसी पैमाने पर अगली आने वाली सीटों को देखते हैं कि आप अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ, जो जीतने वाले हैं साथ एक बयान हल्फी ले आएँ, और वो 2 फॉर्म 45 या 3 फॉर्म 45 को आपस में मैच करेंगे और देखेंगे कि फोरेंसिक करा के कि कौन सा फॉर्म 45 ठीक है। या ये हो सकता है लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स, ये सारे का सारा घर गिर जाए, और ये महीनों की बात, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीनों में ये काम शुरू हो जाएगा अगर ट्रिब्यूनल्स अपना काम डे टू डे हेयरिंग्स के साथ या जल्दी हेयरिंग्स के साथ शुरू कर दें। तो ये सबसे बड़ा मसला है जो हुकूमत को नज़र आ रहा है, ये सबसे बड़ा मसला है जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को नज़र आ रहा है कि अदालतों को फिलहाल मैनेज करने में हर कोई अभी तक नाकाम रहा है। तभी तो आपको अदालतों के खिलाफ इतनी हॉस्टिलिटी नज़र आ रही है। आपने देखा आज वो काजी फैसल साहब, हालांकि बयान बिल्कुल गलत है, किसी के ऊपर फतवे देने का इख्तियार इस मुल्क में किसी के पास नहीं है, लेकिन आपने देखा सिर्फ एक जज हैं जो सही बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त एक पोजीशनिंग हो चुकी ना, और बाकी जजों के बारे में जिस किस्म का रवैया हुकूमत ने किया, सो मुझे लगता है कि अदालत किस तरफ जाएगी उससे ये फैसला होगा कि आने वाले वक्त में मामलात और हालात किस तरफ जाएंगे। अदालत से मुराद क्या, अदालतें ट्रिब्यूनल्स के ऊपर कायम रहेंगी, ये 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल का भी और लाहौर के ट्रिब्यूनल्स के भी फैसले आन करीब हो जाएंगे कि ट्रिब्यूनल कौन सा होगा। उसके बाद ये फैसला होना है कि ट्रिब्यूनल अगर वही बने जो बनाए जा रहे हैं अदालत हाई कोर्ट के जजेस के। और दूसरा, ये आप स्ट्रीट पावर की बात करते हैं, मालिक साहब की बात से बसद एहतराम ज़रा थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि तहरीक इंसाफ KP की पार्टी बन के रहेगी। मेरा ख्याल है इतनी बुरी हालत मुस्लिम लीग नून नहीं, स्ट्रीट डेमो की हद तक मैं, अच्छा स्ट्रीट डेमो की हद तक, वो देखिए लीडरशिप की कमी भी है ना। PTI का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा खैबर पख्तूनख्वा में, वो जो लीडरशिप थी सवाई परवेज खट्टक इक्का दुक्का के, बाकी सारे अपनी जगह खड़े हैं। पंजाब वाले जो हैं भी, हमाद अजहर, वो भी अंडरग्राउंड है, और जो बाकी के सारे कोई अक्सरियत तो छोड़ के चली गई पार्टी को। सो पार्टी लीडरलेस ऑलमोस्ट पंजाब में है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि वो पंजाब में नहीं है, देखें पंजाब के इलेक्शंस ने साबित कर दिया कि पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, नून की क्या हालत हुई इस इलेक्शन में। सो दैट, बट इस्टेब्लिशमेंट का मसला ये देखें, वही एक कबर, बंदे बहुत सारे हैं। सो ये अब लड़ाई सर्वाइवल की लड़ाई, आखिरी हद तक मुझे लगता है सब जाएंगे इस लड़ाई में कि कौन नोबडी वांट्स टू गिव इन। भाई मैं तो, जैसा मैंने कहा, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ इमरान खान साहब के जो अच्छे बयान 2-3 आए हैं बीच में। सरप्राइज इसलिए हूँ कि वो अमूमन इस तरह के टाइम पे एंटी को मजीद अप कर देते हैं। वो उनको नज़र आता है कि मईशत ख़राब है, बिल ज़्यादा हो गए, परेशानियाँ हैं, धरने चल रहे हैं, वो अपना हिस्सा उसमें डालेंगे मजीद प्रेशर ऐड करने के लिए। आई डिडंट रियलाइज़ कि वो प्रेशर उतारने वाले बयान देने शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो ये है बहस है ना, जो आपने सोहेल वड़ाइच साहब का जिक्र किया, मैं आखिर में ही कह दूँ, ये बहुत से लोगों का ख्याल है जो इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं या उधर से ज़रा जो सीनियर लोग हैं कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है पीछे हटने की। तो ये रास्ता सियासतदानों को निकालना पड़ेगा कि जिससे फौज को पीछे हटने का रास्ता मिले। ये बहुत से लोगों का ख्याल है, ये मिलता या नहीं मिलता। बहरहाल देखें, विल ऑफ द पीपल शुड बी सुप्रीम। ये इट शुड कम डाउन टू कि लोग क्या समझते हैं, इलेक्शंस क्या कहते हैं और अवाम ने क्या राय दी अपनी इलेक्शंस। ये फैसला होना, इस बुनियाद पे फैसला होना चाहिए मुल्क का। इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए कि कोई क्या सोचता है कि हमारे ख्याल में किसको जिता देना है, किसको हरा देना। इस बुनियाद पे फैसला नहीं होना। बिल्कुल, बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया काशिफ वासी साहब, मोहम्मद मालिक सर फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब, काशिफ वासी साहब, जिन्होंने कहा कि सर्वाइवल की लड़ाई है, आखिरी हद तक सब जाएंगे। लेट्स सी
मुल्क के लिए किस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड होती है। तनाव है और भरपूर तनाव हमें नजर आ रहा है इदारों के दरमियान, पॉलिटिकल एंटिटीज के दरमियान। एक तरफ हुकूमत जो है वो धरनों से निमट रही है, ये धरने किस हद तक ऑर्गेनिक है, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से, जिस तरह मालिक साहब ने कहा कि एक मिक्स्ड मैसेजिंग है जो कि उनकी तरफ से आ रही है। कभी वो कहते थे कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, न्यूट्रल कैसे हो गए आप, और अभी उनको बाकायदा तौर पे न्यूट्रल होने का एस्टैब्लिशमेंट को जो है उसकी रिक्वेस्ट भिजवाई जा रही है थ्रू फैमिली, थ्रू लीडर्स। सो लेट्स सी आगे से रिस्पॉन्स उनको किस तरह का मिलता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर आईन व कानून जनाब एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एतजाज़ साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है जहाँ पर एक तरफ TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन साहब ने चीफ जस्टिस साहब को इतनी ब्लेटेंट धमकी दी और आज वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई आपके ख्याल में? फतवे तो इस मुल्क में पहले भी जारी होते रहे हैं और एक चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी और इतना ओपनली भरे मजमे में रियासत अगरचे उन पे पर्चा काट चुकी है, उनको गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जुडिशल कंडक्ट की वजह से ये मामला आपके ख्याल में यहाँ तक पहुँचा कैसे है सर? नहीं, ये तो इन्होंने जो छूट दे रखी है अस्करी और नीम अस्करी तंजीमों को, ये तो इसकी वजह से है। रियासत ने बहुत ढील दे रखी है। ये कहना कि मुझे चीफ जस्टिस का सर ला दो तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, इससे ज़्यादा संगीन बात क्या हो सकती है? और रियासत ये इजाज़त दे सकती है किसी को कि अपने चीफ जस्टिस ऐसे इदारे के किसी हेड को भी, किसी इदारे के हेड के साथ इस तरह की लग बात की जाए उनके बारे में और इस तरह की इनविटेशन दी जाए, अंगेज किया जाए लोगों को? ये तो बहुत बेइंतहा रियासत का कंप्लीट फेलियर है। अगर रियासत इस पे नहीं करती, पर इन मुश्किल ये है कि इनको ये ले आते हैं सामने जब इनकी मर्ज़ी होती है, वो जेलम के पुल पे बिठा देते हैं या वो धरने की इस जगह पे फैज़ाबाद पे बिठा देते हैं। ये जो बिठाने वाले और उठाने वाले हाथ हैं, वो लिफाफे दे रहे होते हैं, ये उनका भी कोई एहतसाब होना चाहिए ना। बट एजाज साहब, आपके ख्याल में क्या जुडिशरी के मामलात भी इस हद तक मुतनाज़ा हो गए हैं कि अब लोग बाकायदा इस किस्म की धमकियां देने पर आ गए हैं? इतने मुतनाज़ा नहीं हुए, बिल्कुल इस कदर मुतनाज़ा नहीं हुए। मुतनाज़ा हैं, आपस में उनके इख्तलाफात हैं, पर किसी ने ये सोचा भी नहीं, चीफ जस्टिस तो चीफ कुजा किसी ने ये नहीं कहा होगा इस तरह पब्लिकली कि ये कोई चोर है, कोई वाक़तन डकैत है, उसका सर काट के मेरे पास ले आओ तो मैं आपको 50 लाख रुपया दूंगा। ये कभी सुना है? सर कलम इतनी वायलेंस की तरगीब, इतने तशद्दुद की तरगीब। और फिर चीफ जस्टिस, मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं चीफ जस्टिस काजी ईसा के साथ। मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत गलत फ़ैसले किए हैं और ये जिस तरह उन्होंने एक पार्टी से ले लिया निशान, जिस तरह उन्होंने कनाइव किया है और इग्नोर किया है कि दो सूबों की हुकूमतें वो 90 दिन से ज़्यादा चलाई रखी हैं और चीफ जस्टिस साहब इग्नोर करते रहें। और ये इस किस्म की बहुत से उनके साथ इख्तलाफात हैं, पर किसी की मजाल है जो इस तरह कह सके चीफ जस्टिस के बारे में? हम इतने गिर गए हैं। बट एजाज साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, मतलब वुज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ऑल्दो के उनका हदफ बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन साथ साथ चीफ जस्टिस साहब के हक़ में जिस किस्म की बातें की गई ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी, आपको लगता है कि वुज़रा अगर ऑल आउट नज़र आए इन फेवर ऑफ चीफ जस्टिस और ये कहें कि उनको टारगेट किया जा रहा है, बड़े एक तवील अरसे से उनको एक सियासी जमात जो है वो टारगेट कर रही है, वो ज़्यादा मुतनाज़े बना रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के रोल को? और ज़्यादा मुतनाज़े बना रहे हैं और ज़्यादा उनको सियासत में खींच रहे हैं और ये अपने मकसद के लिए खींच रहे हैं।
ये किसी और जमात पे प्रेशर डालने के लिए। ये सियासत भी नहीं इजाज़त देती। ये ऐसी घटिया सियासत है जिसमें हम उतर आए हैं। इतनी घटिया सियासत है जहाँ इद्दत के 11 दिनों में या 12 दिनों पे आप FIR करा रहे हैं जिसमें उम्र कैद हो सकती है, और वो भी झूठे सारे पर्चे और एक झूठे मुद्दई के बल से लेकर। कोई इंतहा होती है? ये ख्वाजा साहब करते थे, कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा साहब को खुद कोई शर्म, कोई हया आनी चाहिए इसमें, जो इस तरह करते, इस तरह बोलते हैं और कहते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। बहुत ही बड़े वालिद के बेटे हैं और ये मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के रावियन हैं। पर मुझे आज ज़रा दुख हुआ क्योंकि एक मुश्तरका हमारा मामला है। कोई बातें तो मुश्तरक होनी चाहिए ना। मैं बहुत इख्तलाफ करता था, पहले भी करता था, बाद में भी करता था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से। मेरा मुसलसल उनसे इख्तलाफ रहा, पर मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपनी जान अपनी लगा दी उसमें कि उनको बहाल कराना है। किसको बहाल कराना है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। मुझे कोई इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी चौधरी साहब से। ठीक है, दलेर आदमी था और है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ इस वजह से। लेकिन उन्होंने भी जिस तरह बाद में जब हमने बहाल करा दिया और उनके पास कुल हर किस्म की ताकत, उनके इख्तियार उनके हाथ में आ गया, तो उन्होंने क्या किया? सारी उस विक्ट्री को बर्बाद कर दिया पर्सनल मैटर्स में पढ़ के। बिल्कुल। और एहसास साहब, आपकी वो स्ट्रगल जो है वो सब ने देखी। आपने जिस तरह से कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात थी जिसके लिए सब ने आउटराइटली सपोर्ट किया। कमिंग टू अरशद शरीफ साहब केस, एजाज साहब, आज ये केस कोई 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगा और हम जब वहाँ पर मौजूद थे हम बड़े उम्मीद से गए थे, लेकिन फिर ये कैसे हो गया कि जो 5 रुकनी बेंच पहले ये केस सुन रहा था, मामला 3 रुकनी बेंच के सामने आया और ये कैसे आ गया? ये किसकी गलती है? आप समझते हैं कि रजिस्ट्रार की गलती है, जजेस कमेटी की गलती है जो केसेस फिक्स करती है? ये गलती सरजद हुई कैसे और इतनी बड़ी कि जहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये कहना पड़ा कि मामला पहले ही 5 रुकनी बेंच सुन रहा है तो आगे भी वही सुनेगा। और अब ये आपको पता है कि 11 सितंबर तक तो छुट्टियां हैं, उसके बाद ही ये मामला फिर लगते हुए बहरहाल नजर आएगा। बस अफसोस ये है कि एहसास नहीं लोगों को कि आवाम और लोगों के दिल में कितना दुख है, कितना गम है, जिसकी कोई अश्कशोई नहीं कर सकती हमारी अदलिया। हम फिर किसकी तरफ देखें? इवन अरशद साहब के मामले को लेकर दादरसी जो है वो कौन करेगा? कीनियन कोर्ट का जो फैसला है वो जगह जगह कोर्ट हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर मामलात ये नजर आते हैं कि इंतज़ामी मामलात में इसको उलझा ऐसे दिया गया है। आपको लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर इस पे कोई पेशरफ्त हो सकेगी या मामला समझें कि दब गया है? बदकिस्मती से इतना तूल जो पकड़ जाता है और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, उसका कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट एक दिन कह देगी कि जी हमारा तो काम ही नहीं तफ्तीश करना, ये तो तफ्तीश का मामला था, हम जज साहिबान तो जाके कीनिया नहीं देख सकते मौके को और किधर से गोली आई, किधर से गई, किधर से, हम कोई गवाह तो नहीं है, हम कोई तफ्तीशी तो नहीं है, हमने तो ये इसको रेज़ करना था, इसका प्रोफाइल रेज़ करना था, वो हमने कर दिया। यही जज साहिबान आखिर में यही कहेंगे। आप देख लेना, यही होगा जो पहले भी केसेस में होता रहा। इसमें हम उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं और फिर नुकसान भी हमारा होता है, क्योंकि जिन हाथों ने, किसी ने तो किया है ना, किसी को तो दिलचस्पी थी उसकी शहादत में, किसी की तो दिलचस्पी थी, यूं ही तो नहीं हो गया। कीनिया में तो वैसे ही हायर्ड गन्स एंड हायर्ड शूटर्स मिलते रहते हैं, और इसमें जो हायर्ड गन्स को देखने के लिए किसका इंटरेस्ट हो सकता है उनको, जिसमें ज़ाहिर है जिस पे
अरशद शरीफ शहीद कोई रिसर्च कर रहा था, कोई डॉक्यूमेंट या कोई फिल्म बना रहा होगा, उनके कोई मोटिव हो सकता है। और फिर उनके पास कम से कम $500,000 होने चाहिए जो शूटर्स वहाँ। अब तो ये, लेकिन अब बात गई, अब मेरे तो ख्याल में। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एतजाज़ साहब, इमरान खान साहब के हवाले से, चूँकि अब उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, अलीमा खान साहिबा के थ्रू, अपने लीडरान के थ्रू, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़े भरे मजमे में, जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके लिए पैगाम भिजवाया है कि अब वो न्यूट्रल हो जाएं। सवाल ये है कि आपको लगता है कि आर्मी चीफ जो है वो न्यूट्रल हो सकते हैं, और अगर वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पर आप क्या देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत तो फिर ये अपनी जगह पे नहीं रह सकती? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं रह सकती, ये बेशक आपको बात दुरुस्त है, क्योंकि इस हुकूमत की तो वो जान फंसी हुई है तोते में, जिनकी जान होती है। इनकी तो जिस दिन फॉर्म 45 ज़ाहिर हो गए, अदालत ने तलब कर लिए, और फॉर्म 45 एक कलीदी दस्तावेज़ है, उसी दिन से इनके, जब आपने देखा इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये लगाए फॉर्म 45 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में, और 4 घंटे में उतार लिए, क्योंकि, और फिर उनको हवा नहीं लगने दी, हवा ही नहीं लगने दी, क्योंकि वो उतारे क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ के फॉर्म 45 में 100 से ज़्यादा जगह ओवर राइटिंग की हुई थी और तहरीफ की हुई थी, और काटा वाटा था जी। और नए हिंद से लिखे थे, 614 बना दिया 14 को, और इस तरह का किया, तो सारे विजिबल थे, वो सारे जब अपलोड किया सारे विजिबल थे। तो वो अगर फॉर्म 45 निकल आए तो इनको तो बहुत परेशानी होगी। पर इमरान का भी कमाल है कि वो सारी वक्त ये कहता रहा, बाजवा साहब को तो ये कहता रहा कि आप न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो तो जानवर ही होता है। अब उनकी जो स्टेटमेंट चेंज हुई है, एजाज साहब आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो सकती है? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने अगर अपने आप को बचाना है तो उसको मियाना रवि पे आना पड़ेगा। ये जो मिसाल के तौर पे यास्मीन राशिद और जावेद जो लड़की थी, सनम जावेद, बाहर आ गई अभी, सनम जावेद, ये इसके जी ये इस तरह के सलूक से तो कोई इज्जत नहीं करेगा इस्टेब्लिशमेंट की, कि एक 80 साल की तकरीबन डॉक्टर जिसकी बड़ी खिदमात हैं थैलेसीमिया के शोबे में बिलखसूस, और कैंसर की वो सर्वाइवर हैं या अभी भी है, उनको आपने जेल में डाला हो और वो कह रही हो, उसके ऐलान हो रहे हो कि उधर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना कोर कमांडर के घर पे, तो वो तो बड़ी ज़्यादती है। और ये न्यूट्रल से तो मैं लफ्ज़ को मैं कहता हूँ इमरान खान ने ख़ुद ही मुतनाज़ा कर दिया है, पर ये जो बर्बरियत रियासत की मशीनरी ने की है पॉलिटिकल वर्कर्स पे, इसकी बिल्कुल मज़म्मत मैं ही नहीं करता हूँ, जो हुकूमत के बड़े तरफदार हैं वो भी करते हैं। कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इस रऊनत को, कोई जस्टिफाई नहीं कर। और इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो तो आपने इमरान खान साहब की सियासत को ही पहुंचा दिया है। बट एजाज साहब, अगर इन केस कि अगर आपने जिस तरह से कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को बहरहाल एक न्यूट्रल रोल अडॉप्ट किए रहना चाहिए, लेकिन अगर तो वो न्यूट्रल हो जाती है तो फिर तो निशाना इवन आपकी अपनी जमात भी इसकी बनेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के ही कहने पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है ताकि PTI को बहरहाल इक़्तिदार से बाहर रखा जाए। क्या पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब के इस मुतालबे को आपके ख्याल में सपोर्ट करेगी और करना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहे और
न्यूट्रल होने के बाद जो है वो हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत भी फिर कितनी मुद्दत की आपको नजर आ रही है? जहाँ तक तो ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिसाल के तौर पे ये समझ आ जाना कि ज़म में हुई हो गई है हुकूमत में, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ पे मेरा ख्याल है कायम रहेगी कि किसी पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता, ना किया जाना चाहिए। हमारा अपना भी तजर्बा है, हमने कोशिश की, वो ANP को हमारे दौर में बैन हुई 1970s में, और वो 6 महीने बाद ANP के तौर पे, पहले NDP फिर ANP के तौर पे वो सारे वही अफराद, वो जनाब खान वली खान साहब और बजिंजो साहब और वो सब उसी लैंडस्केप के टावरिंग पर्सनैलिटीज़ होके वापस आ गए। तो ये इसका तो फ़ायदा कोई होता ही नहीं है, और ना ही कोई इसके मानिए कोई इंसान है। पार्टी आप बैन कर रहे हैं तो क्या मुझे भी बैन कर रहे हैं, मेरा सांस भी बंद कर रहे हैं? मैं हूँ तो पार्टी है, और मैं अगर मर जाता हूँ तो फिर भी पार्टी रहती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने फांसी पे लगा दिया, बेबी शहीद हो गई। नवाज शरीफ को आपने बार बार जेल में डाला, बार बार गिराया पावर से, लेकिन नवाज शरीफ तो ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल। भुट्टो शहीद की पार्टी 3 मरतबा उसके बाद इक़्तिदार में तो नहीं, हुकूमत में आई। इक़्तिदार हमें नहीं मिलता, सिविलियंस को हुकूमत मिलती है, और वो हुकूमत बीबी ने भी ली 2 मरतबा, और आसिफ साहब ने भी 1 मरतबा सदर पूरे 5 साल गुजारे। बड़ी मुश्किल और बड़े जाल फेंके जाते रहे, मेमो गेट का और गिलानी के कंटेम्प्ट का पे प्राइम मिनिस्टर को, और वो जो स्विट्ज़रलैंड को ख़त लिखने का तब मामला था, सब में माइन फील्ड में से गुजर के वो निकल आए। बिल्कुल। और अब फिर ही इज़ द प्रेसिडेंट। इससे ज़्यादा आप किसी से क्या कर सकते थे? ही प्रूव्स द पॉइंट मोस्ट ऑफ ऑल। राइट एजाज साहब। और एजाज साहब, लाइक यू सेड कि इक़्तिदार तो कभी सिविलियंस को नहीं मिलता, हुकूमत ज़रूर मिलती है। इमरान खान साहब भी बहरहाल मुंतज़िर इसी बात के कि उनको हुकूमत दोबारा मिले, और उसके लिए वो री इलेक्शन की भी कॉल और अनाउंसमेंट कर चुके हैं, पैगाम भिजवा चुके हैं कि कौम जो है वो री इलेक्शन की तैयारी करे। बट अल्टीमेटली ब्रीफली बताइएगा कि आखिर में इमरान खान साहब से ही बात होगी? देखें, बात तो करनी पड़ेगी सब मिल के भी। जो कैद में भी हो वो अब मतलब है हर किस्म के कैदी से बरसी तो तारीख़ इसकी कोई 20 क्या सैकड़ों हज़ारों मेरा ख्याल है तो ये पेश करती है मिसालें कि कैदी के साथ गुफ्तगू होती रही है। आसिफ जरदारी साहब जब 11 साल कैद में रहे, ख़ासकर मुशर्रफ के वक्त में, तो मुशर्रफ को मशवरे भी करने के लिए अपने एलची भेजा करता था उनके पास कैद में। तो ये तो बराबर उन्होंने मुझे भी बताया हुआ, मेरे इल्म में भी है। तो ये कैदी के साथ कैदी की हैसियत कई दफ़ा बढ़ जाती है। इमरान खान कैद ना होते तो शायद उनका कद ये 6.5 फुट 6.25 फुट 6 फुट ही रहता। अब उसका कद ये नून लीग ने उन पे और अस्करी इदारों ने मिल के उसका कद कम अज़ कम 60-70 फुट कर दिया है, और उसको देख के उससे डरते हैं। फिर वो जेल के भी दीवारों से ऊपर होके और इनको देखता है तो ये और घबराते हैं, डरते हैं। और कुछ अभी एजाज साहब ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट में कुछ ये भी खबरें और सोशल मीडिया बड़ा इस पे ये खबरें गर्म हैं कि शायद उनसे एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने मुलाकात भी की है इमरान खान साहब से, और उनसे कहा है कि आप सिर्फ 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर लें, माफ़ी मांग लें और हुकूमत आपकी। बहरहाल लेट्स सी आगे आने वाला टाइम कैसे अनफोल्ड होता है। थैंक यू सो मच एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू ऑन द शो सर। एजाज एहसन साहब सीनियर माहिर आईन व कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने कहा कि इक़्तिदार सिविलियंस को कभी इक़्तिदार नहीं मिलता, हुकूमत अलबत्ता ज़रूर मिलती है। बट यही कुछ ख्वाहिश लेकर तमाम सियासतदान हमें, जो सियासी जमात हमें नज़र आता है हुकूमत में नज़र आती है, तो वो बहरहाल यही कुछ ख्वाहिश लिए आगे बढ़ रही होती है कि जब तक उनको सपोर्ट हासिल रहे तब तक उनके लिए मामला सही हैं। और इमरान खान साहब भी
मुज़ाकरात उनसे करेंगे कि जिनके पास इख्तियार है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।